हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। जो भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नदियों से संबंधित 105 सवाल होंगे, जिन्हें हम 3 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 आपके समझ है, पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है और पूरे 105 सवाल आपके सामने होंगे जो बार बार आपसे पूछे गए हैं। तो पहला सवाल स्टार्ट कर लिया जाए। आपके स्क्रीन पर लिखा होगा, आप देख पा रहे होंगे। भारत में यल्लुंगजांग को किस नदी को कहा जाता है, या यल्लुंगजांग को किस नदी का नाम है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। किसका नाम है भाई? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। और ये पॉइंट आपको दिमाग में सेट रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की नदी को, जो इसकी लंबाई को लेकर भी कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो इसकी लंबाई के आंकड़े जो हैं वो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलते हैं। कुछ किताबों में इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर मिलती है, कुछ किताबों में इसकी लंबाई 2850 मिलती है, कुछ किताबों में इसकी लंबाई 2880 मिलती है। ठीक है, तो फिलहाल जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो आपको 2900 किलोमीटर मिलती है। तो आप इसे दिमाग में सेट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? ये नाम किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, ये सांगपो नाम आप ब्रह्मपुत्र नदी के लिए ही प्रयोग करते हैं। किसके लिए? ब्रह्मपुत्र नदी के लिए ही प्रयोग करते हैं। अगले सवाल की बात करेंगे। तिब्बत में किसका दूसरा नाम तांग्सपो है? तिब्बत में किसका दूसरा नाम ये है? तो ये आपको बताना है। ये ब्रह्मपुत्र का है। किसका है? ये आपका ब्रह्मपुत्र का है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्लियर? चलिए, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम दिहांग हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये सारे ही जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। उगते सूरज का पर्वत किसे कहा जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स होगा जहां पर आपको कमेंट करके सभी को बताना है कि उगते सूरज का पर्वत किसे कहा जाता है। अगला सवाल है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की ही उपनदी है। तो ये सारे सवाल किससे बनते हैं? ब्रह्मपुत्र से बनते हैं, जो सब आपके समक्ष लिखे हुए हैं। कौन सी प्रसिद्ध नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? उस फेमस नदी का नाम बताना है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। तो नाम याद रखिएगा, नर्मदा। क्या नाम आपको याद रखना है? नर्मदा। बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगला सवाल है, बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है, जो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी मानी जाती है? तो बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से परे की नदियां हैं। 3 नदियों के नाम आपको मालूम है, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। जिनमें से एक यहाँ पे हम लिख देते हैं, सतलज। ठीक है, बाकी तीनों के नाम हमने आपको बता ही दिए हैं, आपको ध्यान में रखना है। आइए, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली जो नदी है वो आप हुगली को कहते हैं। किसको कहते हैं? हुगली को कहते हैं। एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है वो किस नदी के मुख पर है? तो वो आपका हुगली होगा। ठीक है भाई, क्या होगा? वो आपका हुगली होगा। ये भी आपको दिमाग में सेट रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख जो है वो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। किसके? हुगली के। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है, आप इन्हें ध्यान रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल है उसे क्या कहते हैं आप? खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का उदाहरण है उसे वो कहानी है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा खाड़ी गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिए, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये सब आपके लिए जरूरी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बहुत सारी नदियां हैं, जिनमें से कुछ के नाम अगर आपको बताने होंगे तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सी हैं? ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। एक सवाल है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? आप सभी जानते हैं कि दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें बड़ी खतरनाक सी बाढ़ आती है। यही वजह है कि इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। इसको क्या कहते हैं? जो मोरदार मार्ग होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे आप विसर्प कहते हैं। क्या कहते हो? विसर्प। ठीक है भाई। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में है? तो ये आपका असम राज्य में है। एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये किस नदी से संबंधित है? ये जो आपका माजुली है उसकी कहानी किस नदी से संबंधित है? ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे। भीमा किस नदी की सहायक नदी है? भीमा को लेकर सवाल है। तो भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे आप। किसकी है? कृष्णा, जिसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो बड़ी फेमस नदी है महानदी, ये उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी टोटल लंबाई 900 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। हगरी सहायक नदी मानी जाती है। तो ये हगरी जो है वो किसकी सहायक है? ये तुंगभद्रा की सहायक मानी जाती है। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है और बहुत जरूरी है। भागीरथी नदी निकलती है, ये आपकी जो भागीरथी नदी है वो निकलती है, गोमुख से निकलती है। ये भी आपको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात की बात करें तो ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। किस पर है? शरावती पर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? वही सवाल आ गया। तो ये भी आपका शरावती नदी से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी मानी जाती है? तो भैया ध्यान में रखेंगे आप, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको आंसर हम दे रहे हैं वो बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा को दिमाग में सेट रखना है। वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो यहाँ पे नाम ठीक से पढ़ लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इनके बीच विवाद कृष्णा नदी को लेकर है। ठीक है भाई, कृष्णा नदी को लेकर। तो चीजें ध्यान में रखिएगा, जरूरी है आपके लिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है कौन सा? तो वो सुंदरवन का डेल्टा है, जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। ये आपका सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल होगा, दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको दिखाई देगी? तो आपकी जो दूधगंगा नदी है वो आपको दिखाई देगी कहाँ पे? ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देगी। दूध गंगा के बारे में बातचीत करेंगे तो ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगी। अगला सवाल है, अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? तो अमरावती के बारे में आपको दिमाग में रखना है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण आपको बताना है। तो कौन सी नदी है जो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो ये घग्घर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये घग्घर हो जाएगा। और ये पॉइंट भी आपको दिमाग में सेट करके रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जिनमें सिंधु, गंगा और कौन सी नदी आती है? तो इनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को आप शामिल करते हैं।
चलिए आगे बढ़ा जाए तो इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी जो है वो किसका स्रोत माना जाता है, ये किस नदी का स्रोत माना जाता है? तो भाई ध्यान में रखेंगे आप, ये चंबल नदी का स्रोत माना जाता है। किसका है ये? चंबल नदी का स्रोत माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के विषय में बात करेंगे, यमुना है। अच्छा, यमुना की टोटल लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है यमुना की टोटल लंबाई कितनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो हेमावती जो है वो आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो ये पॉइंट सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे आप क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को आप क्या कहते हो? दोआब कहते हो। ठीक है भाई, दोआब, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाढ़ के कारण या बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे एक साथ बढ़े चौड़े और किनारबंदी को आप क्या कहते हैं? तो इसे आप तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे आप तटबंध कहते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, कोसी नदी। किसके बारे में बातचीत कर रहे थे हम लोग? कोसी नदी। ये भी थोड़ा सा जरूरी रहेगा आपके लिए। इसका उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने नदियों के 35 सवाल किए जो आपके भाग 1 में आपके समक्ष प्रस्तुत थे और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जल्द ही भाग 2 आपके सामने होगा। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद अगर आप वहां पे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में करने को मिलती हैं। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10 और आप प्लस पे आ जाएंगे। स्पेशल क्लास अगर आपको करनी है, फ्री क्लास अगर आपको करनी है, तो उसके लिए भी आपको मेरा अनलॉक कोड यूज करना होगा दीपक सिंह YT10 और इसके द्वारा आप बिल्कुल फ्री में क्लास कर पाओगे। बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो ये फ्री क्लास होती है। चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम देखें तो ये हमारा बैच है जिसमें हम डिटेल में इस समय कुछ चीजों को कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, प्लस चार्ज की बात करेंगे तो अगर आप 24 मंथ का प्लस लेते हैं तो मात्र 150 रुपए पर मंथ पड़ता है। अगर आप 12 मंथ का प्लस लेते हैं तो मात्र 250 रुपए पर मंथ आपको पड़ता है। तो इस तरीके से आप प्लस पे आकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल पार्ट 1 में इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे पार्ट 2 में बहुत जल्द। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।